हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप। आप सभी एस्पिरेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का यूनिट 5, राज्य, राजा एवं एक प्राचीन गणराज्य, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अब गणराज्य का क्या मतलब है? देखिए, हम दो राज्य का एग्जाम्पल लेते हैं। एक हो गया मगध, एक हो गया वज्जी। जो मगध है उसका सम्राट होता था, उसका राजा होता था। जो भी निर्णय लिया जाता था वह उसी राजा के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, मगध में अकेला ही एक राजा होता था। जो भी निर्णय लिया जाता था वह उस राजा के द्वारा उसके सभासदों के साथ थोड़ा चिंतन मनन करके लिया जाता था। अब हम देखते हैं वज्जी को। वज्जी एक संघ था। संघ मतलब गणराज्य। गणराज्य मतलब वहाँ पर कोई राजा नहीं था, वहाँ पर कई राजाओं का समूह था। आप कह सकते हैं एक ग्रुप था, समूह था। तो समूह के द्वारा एक निर्णय लिया जाता था वज्जी में। तो गणराज्य मतलब वहाँ पर कोई एक राजा नहीं था, उसमें सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर निर्णय लेते थे। इसे कहते हैं गणराज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राजा का चुनाव। पहले जब हम ऋग वैदिक काल में देखते थे तब क्या होता था? तब राजा का चुनाव होता था। ठीक है, राजा का जो चुनाव होता था वो एक ग्रुप के द्वारा किया जाता था, एक समूह के द्वारा किया जाता था। तो देखिए, पहले हम राजा का चुनाव करते थे। राजा का चुनाव जन के द्वारा किया जाता था। जन अर्थात सामान्य लोग। ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव जनों के द्वारा किया जाता था। राजा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं था। जैसे हम लोग देखते हैं मगध में, जैसे पहले बिंदुसार राजा हुआ, बिंदुसार के बाद अशोक आए, अशोक के बाद उसके और उत्तराधिकारी आए। परंतु ऋग वैदिक काल में जो है, जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था। मतलब राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था, राजा का चुनाव होता था। परंतु धीरे धीरे राजा का पद वंशानुगत हो गया। परंतु जैसे जैसे हम ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल अर्थात ऋग्वेद के बाद के काल में हम देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में जो राजा का जो पद होता है वो धीरे धीरे वंशानुगत हो जाता है। अर्थात राजा का पुत्र ही अब राजा बनने शुरू हो जाता है। लगभग 3000 वर्ष पहले राजा का चुनाव इसी पद्धति से किया जाता था। परंतु अब धीरे धीरे 3000 वर्ष पहले अब जो चुनाव का जो यह पद्धति था उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब राजा विभिन्न प्रकार के यज्ञ करता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया। ठीक है, अब राजा विभिन्न प्रकार के यज्ञ करता था और अपने आप को प्रतिष्ठित करता था। अब इन यज्ञों को करने के लिए जो राजा का सहायता करता था वो होते थे पुरोहित। तो यज्ञ पुरोहितों के द्वारा किया जाता था। पुरोहित मतलब पंडित जी टाइप के लोग हो गए थे। तो यज्ञ में आए हुए लोग राजा के लिए उपहार लाते थे। यज्ञ में जो भी लोग आते थे वे राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। गिफ्ट जैसे हम किसी के बर्थडे में जाते हैं तो उसके लिए गिफ्ट लाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यज्ञ में जो भी लोग आते थे वे राजा के लिए उपहार लाते थे। अब राजा का पद महत्वपूर्ण बन गया था। देखिए, ऋग वैदिक काल में राजा का पद महत्वपूर्ण नहीं था। राजा का जो केवल महत्व होता था वो केवल युद्ध के समय में ही होता था। परंतु जैसे जैसे ऋग वैदिक काल बीतता है, जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, तो उस समय क्या होता है, जो राजा का पद था वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उसे राजा को क्या किया जाता है, उसे अर्थात राजा को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है या फिर बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध में राजा का सहचर या फिर साथी होता था उसका सारथी। सारथी मतलब जो राजा के रथ को चलाता था वही उसका सारथी था। अब राजा जो भी युद्ध जीत जाता था तो सारथी क्या करता था, राजा का गुणगान करता था कि हाँ, महाराज बहुत बलशाली है, महाराज बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने शत्रुओं को यूं ही हरा दिया एकदम। तो इस तरीके से जो है वो राजा का गुणगान करता था जीते गए युद्धों में। जो पुरोहित होता था, पुरोहित जिसे शूद्र मानते थे, उन्हें यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, शूद्र जो होते थे उन्हें यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। जो विश्व होता था या वैश्य होता था वे सामान्यतः उपहार लाते थे। जो वैश्य होता था वे साधारणतः व्यापारी समूह के लोग होते थे। जो व्यापारी होते थे वही राजा के लिए उपहार लाते थे। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल आते आते राजा के पास एक स्थायी सेना हो जाएगा और इसलिए राजा जो है एक कर प्रणाली भी लागू कर देगा लोगों के ऊपर। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था। ऋग वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर निर्धारण किया गया था। मतलब जैसे लोगों का व्यापार होगा उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था प्रचलित होगा। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही नहीं होगा, अगर ब्राह्मण का बेटा पूजा पाठ करता है
तो ही वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो व्यापार के आधार पर था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते जो आज का जो जाति व्यवस्था है उसका विकास हो गया था। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, इस तरीके से। पहले ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो था व्यापार पर आधारित। लोग जो व्यवसाय करते थे, लोगों का जो प्रोफेशन था, उसी के आधार पर उसका वर्ण डिसाइड होता था। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते लोगों का जो जन्म का आधार था वही जो है उसका जाति के विषय में बोलता था। यह माना जाता है कि यह समूह हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा के द्वारा अस्तित्व में आए थे। इसका जो प्रसंग है ये ऋग वैदिक काल में मिलता है। ऋग वैदिक काल जब अंत होने वाला था, यानी कि उत्तर वैदिक काल जब शुरू होने वाला था, तभी यह जाति व्यवस्था आ गया था। तब जो है जो समाज था वो विभिन्न श्रेणियों में बढ़ गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पूर्व वैदिक काल के जो समाज था उसका तात्पर्य ऋग वैदिक समाज से है। देखिए, ऋग वैदिक काल को जो वैदिक काल है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल उसे हम कहते हैं। तो पूर्व वैदिक समाज का तात्पर्य ऋग वैदिक समाज से है, जहाँ समाज समतामूलक था। मतलब ऋग वैदिक काल का जो समाज था वो सभी को समान दृष्टिकोण से देखता था, वहाँ पर जाति व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। ऋग वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित था। इस समय समाज पितृसत्तात्मक होने के बावजूद स्त्री पुरुष में विभेद नहीं करता था। देखिए, ऋग वैदिक काल का जो समाज था वो था पितृसत्तात्मक। जो हमने हड़प्पा काल पढ़ा था उसका जो समाज था वो था मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जो परिवार में जो मुखिया होता है वो पिता होता है, ठीक है। और जो हम लोग देखे थे हड़प्पा काल में, तो हड़प्पा काल में परिवार का जो मुखिया थी वो थी माता। तो ये चेंजेस आए थे। हड़प्पा काल में जो समाज था वो था मातृमूलक समाज, मातृसत्तात्मक, और जो ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो था पितृसत्तात्मक। परंतु पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी हम जो तो होते थे, मतलब ऋग वैदिक काल के लोग स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं करते थे। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को भी उपनयन यानी कि जनेऊ का अधिकार था। ऋग वैदिक समाज का आधार परिवार होता था। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग वैदिक समाज का आधार क्या था। तो ऋग वैदिक समाज का आधार उसका परिवार होता था, जिसमें पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। जैसे हमने पहले कहा है कि जो ऋग वैदिक काल के जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो पिता है वही परिवार का स्वामी होता है। परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। पिता परिवार के दुख सुख का पूरा ध्यान रखता था। ऋग वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग वैदिक समाज में कोई भी प्रकार का वर्ग नहीं था। ऋग वैदिक समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब नहीं थे, जाति व्यवस्था नहीं था। जो जाति व्यवस्था का जो जन्म हुआ है वो हुआ है जब ऋग वेद काल जब समाप्त होने वाला था और उत्तर वैदिक काल जब शुरू होने वाला था, तो उस समय हम देखते हैं जाति व्यवस्था का जन्म। एक और चीज़ देख लीजिए, ऋग वैदिक समाज में सभी लोगों को आर्य कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में वर्ण पद रंग में अर्थ होता था, ठीक है। ऋग वैदिक काल में जो वर्ण का मतलब होता था वो रंग से लिया जाता था, ना कि जाति से लिया जाता था। ऋग वैदिक समाज के प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मा, क्षत्र, विषु। देखिए, ऋग वैदिक समाज में जो प्रारंभ का जो समाज हम देखते हैं, मतलब अर्ली वैदिक एरा यानी कि ऋग वैदिक काल में हमें 3 वर्ण मिलते हैं, ब्रह्मा, क्षत्र और विषु। और यही जो वर्ण हैं ये जाति में कन्वर्ट हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल आते आते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक समाज का संरचना टूटने लगा था। अब वर्ण व्यवस्था का कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित था। देखिए, ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पर आधारित था। कर्म, जैसा आप कर्म करोगे उसी के आधार पर आपका जो होगा, जो वर्ण होगा वो होता था। जैसे अगर कोई ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं कहलाता था, अगर वो पूजा पाठ करता था तो तभी वो ब्राह्मण कहलाता था। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता था। क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रिय जो युद्ध करना जाता है उसे हम लोग क्षत्रिय कहते थे। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं कहलाता था, ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता था। ब्राह्मण का बेटा शूद्र, ये आपका वैश्य यानी कि व्यापार करने वाला भी हो सकता था। इससे हमें ये पता चलता है कि ऋग वैदिक काल का जो समाज था उसमें जो वर्ण व्यवस्था था वो जन्म से आधारित नहीं था, बल्कि कर्म यानी कि प्रोफेशन से आधारित था। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता है, ब्राह्मण का बेटा वैश्य यानी कि व्यापारी भी हो सकता है।
परंतु ये जो व्यवस्था था ये उत्तर वैदिक काल के आते आते पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। अब जो वर्ण व्यवस्था है अब वो एकदम जन्म से आधारित था, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गया। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो 4 हो गए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण ने यज्ञ एवं मंत्रोच्चारण की प्रविधि द्वारा अपने आप को उच्च स्थान पर स्थापित कर लिया। ब्राह्मण के पश्चात क्षत्रिय आते थे। इस काल में जब युद्ध के रूप में लोहे के उपकरणों को प्रोत्साहन मिला तो क्षत्रियों की स्थिति भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई और सुरक्षा के नाम पर इस वर्ण ने उत्पादन अधिशेष के एक भाग पर अपना दावा किया। देखिए, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उसमें कृषि किया जाता था। कृषि उतना फल फूल तो नहीं पाया था उस समय, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहे का आविष्कार हुआ था उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में जो कृषि था वो बहुत ही ज़्यादा फला फूला, बहुत ही ज़्यादा कृषि हुआ। तो जो क्षत्रिय थे वे सुरक्षा के नाम से कर लेते थे, कृषि उपज का बहुत बड़ा भाग वे लोग कर के रूप में अपने पास रख लेते थे। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, उत्तर वैदिक काल में भी हमने जैसा कहा है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहा जाने लगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहा जाने लगा। परंतु ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ये पता चलता है कि जो ब्राह्मण का बेटा था अगर वो पुरोहित का काम करता था तो वही उसे ब्राह्मण कहा जाता था। अगर ब्राह्मण का बेटा युद्ध लड़ने जाता है तो हम उसे क्षत्रिय कहते थे। परंतु ये सिर्फ ऋग्वैदिक काल में ही था। उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो परंपरा था ये टूट गया था। अब उत्तर वैदिक काल में एक तीसरा वर्ग भी आया था जो कि वैश्य वर्ग था। वैश्य मतलब व्यापारी, जो कि उत्पादक वर्ग था। अब जो वैश्य था यानी कि व्यापारी था वही करदाता था, यानी कि टैक्स देता था। यहाँ पर पुरोहित के बारे में बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था कैसे आया, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है जनपद। देखिए, यज्ञ करने वाले राजा अब जनों का राजा न होकर जनपदों का राजा हो गए। पहले आता थे जन, पहले जन आते थे, अब आ गया जनपद। अब राजा यज्ञ करने लगा, अश्वमेध यज्ञ। इस तरीके से वो क्या हुआ, राजा का क्या हुआ, राजा का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अब राजा यज्ञ करके अपना जो प्रतिष्ठा है उसको पूरी तरीके से स्थापित कर लिया। जनपद का क्या मतलब होता है, जनपद का मतलब होता है जन, अर्थात लोगों के बसने की जगह। अब लोग झोपड़ियों में रहने लगे थे, मवेशी थे और जो भेड़ बकरियां हैं उसे पालते थे, पशुपालन करते थे। जो ऋग्वैदिक समाज था वो था पशुपालन से युक्त समाज। मतलब ऋग्वैदिक काल में लोग पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था, कृषि कार्य में उतना ध्यान केंद्रित उन्होंने नहीं किया था। परंतु जो उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे का आविष्कार हो गया। लोहे के आविष्कार से इन लोगों ने जंगल साफ कर दिए और जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि में ये लोग परिवर्तित करके कृषि का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तो दिल्ली के पास पुराना किला, यूपी मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख है। धान, जौ, गन्ना, तिल, सरसों, दाल ये लोग उगाते थे। चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। कुछ मृदभांड धूसर होते थे और कुछ मृदभांड का रंग लाल होता था। अब देखिए, इनमें से कुछ मृदभांडों में चित्रकारी भी किया जाता था। जो चित्रकारी होता था वो ज्यामितीय आकार का होता था, ज्योमेट्रिक वेव्स, यानी कि सरल रेखा में ये लोग चित्रकारी करते थे। अब आता है महाजनपद। पहले जन था, फिर जनपद आया, अब आ गया महाजनपद। ये उत्तर वैदिक काल का एकदम चरम था। महाजनपद काल में जो जनपद थे उसके जो कुछ राजा थे वे महाजनपद कहलाए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। जैसे हम देखते हैं गंगा और सोन नदी के पास जो मगध राज्य था, गंगा और सोन नदी के पास जो मगध राज्य था वो बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया था, वो एक महाजनपद बन गया था। तो ईसा पूर्व 6वीं से लेकर 5वीं शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारत के पहले बड़े शहरों का उदय हुआ। साथ ही साथ श्रमण आंदोलन जैसे बौद्ध आंदोलन हो गए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी उद्भव हुआ था महाजनपद काल में। तो ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक है और हिंदुकुश से गोदावरी नदी तक फैला हुआ था।
दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय में महागोविंद सत्त में भारत की आकृति का वर्णन करते हुए उसे उत्तर में आयताकार तथा दक्षिण में त्रिभुजाकार यानी कि एक बैलगाड़ी की तरह बताया गया है। इसका प्रश्न पूछा जा सकता है जो यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होता है या फिर यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घ निकाय के महागोविंद सत्त में भारत की आकृति कैसा बताया गया है। दीर्घ निकाय के महागोविंद सत्त में भारत की जो आकृति है उसका वर्णन करते हुए कहा गया है उसे उत्तर में आयताकार तथा दक्षिण में त्रिभुजाकार यानी कि एक बैलगाड़ी की तरह बताया गया है। बौद्ध निकाय में भारत को 5 भागों में वर्णित किया गया है। उत्तरापथ को हम लोग पश्चिमोत्तर भाग कहते हैं, मध्य देश, प्राची पूर्वी भाग, दक्षिणापथ तथा पश्चिम भाग उल्लेखित मिलता है। इससे इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि भारत की भौगोलिक एकता ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही परिकल्पित थी। मतलब भारत पहले से ही एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह काम कर रहा था। भारत में यूनिटी यानी कि एकता था। अब मुद्रा मनी, कौन सा मनी प्रचलित में था, कौन सा मुद्रा चलाता था उस टाइम के लोग, उस समय के लोग व्यापार करते समय, तो उसका भी हम जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी से ईसा पूर्व 2री सदी तक ये जो थे वो आहत मुद्रा थे, पंचमार्क क्वाइंस, आहत सिक्कों का वितरण होता था। ईसा पूर्व 4वीं सदी तक संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्रचलित था। इससे इस युग में भारत की एकता के साफ झलक दिखती है। तो अगर हमें क्वेश्चन किया गया कि जो प्राचीन समय था ईसा पूर्व 6वीं सदी से ईसा पूर्व 2री सदी यानी कि 2री सदी तक भारत की एकता परिलक्षित होता है, कि हमें भारत में एकता दिखता है, तो हमारा उत्तर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत में केवल एक ही मुद्रा का प्रचलन था। जैसे आज संपूर्ण भारत में हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो भारत का मुद्रा है वो रुपया है, जिससे कि संपूर्ण भारत में चलाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो पूर्व का समय था यानी कि ईसा पूर्व 6वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 2री सदी तक का जो समय था उसमें भी संपूर्ण भारत में केवल एक ही मुद्रा चलाया जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन समय से ही भारत में यूनिटी अर्थात एकता था। आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथ में इनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यद्यपि कुल 16 महाजनपदों का नाम ही मिलता है, परंतु यह नामांकन अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न है। जो अंगुत्तर निकाय है उसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब जैसा कि हमने कहा था कि राजा के पास एक स्थायी सेना हो गया, अब राजा जो है वो कर वसूलता था। देखिए महाजनपद काल में राजा के पास एक स्थायी सेना हो गया। वैसे जो जनपद काल था, जनपद काल से ही राजा ने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था और कर वसूलने लगा था। जो क्षत्रिय वर्ग थे वे कृषि का एक बहुत बड़ा भाग कर के रूप में वसूलते थे, जिसके बदले में वे राज्यों को सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन प्रदान करते थे। और महाजनपद काल में तो एक बहुत बड़ी स्थायी सेना का उद्भव हो गया। जो मगध महाजनपद था उसके पास तो बहुत ही बड़ी एक स्थायी सेना था। तो राजा के पास अब एक स्थायी सेना हो गया। अब राजा कर वसूलता था। कृषि देख लेते हैं। महाजनपद में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। महाजनपद काल में हम लोग दो बड़े परिवर्तन देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में तो देखिए एक लोहे का आविष्कार हो गया था, आयरन। तो लोहे के आविष्कार से ये हुआ कि जो जितने भी जंगल थे उन जंगलों को मतलब मैक्सिमम जंगलों को साफ करके उसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। और इससे ये हुआ कि जो कृषि का जो उपज था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, कृषि अधिशेष होने लगा। तो लोहे का आविष्कार हो चुका था। महाजनपद काल में हम क्या क्या देखते हैं, महाजनपद काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था और धान की रुपाई करने लगे। जो धान था, धान का रुपाई होने लगा था, जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार होने लगा। लोहे से वनों को साफ कर दिया गया एवं कृषि योग्य भूमि में उसे परिवर्तित कर दिया गया, जिसके कारण राज्यों की जो कर था उसमें भी वृद्धि हो गया, क्योंकि उस टाइम में जो कर होता था वो कृषि उपज का ही एक भाग लिया जाता था। वैसे तो उस समय बहुत सारे कर थे, परंतु मुख्यतः कृषि उपज का ही ये लोग भाग लेते थे। तो महाजनपद काल में कृषि क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल लोहे से बनने लगे थे, जिसके कारण कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इस कारण फसलों की उपज में वृद्धि हो गई। लोहे का आविष्कार हो चुका था। धान की रुपाई करने लगे थे लोग, जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार होने लगा था।
लोहे से वनों को साफ कर दिया गया एवं कृषि की भूमि में उसे परिवर्तित कर दिया गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हुआ, जिसका मतलब जो कर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कर देखिए, अब राजा के पास तो स्थायी सेना था, इसीलिए क्योंकि राजा के पास अब एक स्थायी सेना था तो उसको देने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा स्थायी सेना को। तो अब सेना को वेतन मिलता था। वेतन जो है वो जो भी राजा कर लेता था उसमें से उसे वेतन दिया जाता था। अतः कर प्रणाली अनिवार्य हो गया। कृषि पर कर लगाया गया क्योंकि अधिकतर लोग कृषक थे। जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनका जो मुख्य पेशा था वो था कृषि, ठीक है। और जो ऋग वैदिक काल के लोग थे उनका जो मुख्य पेशा था वो था पशुपालन। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कृषि कर के रूप में लिया जाता था। कृषि पर कर को 1/6 हिस्से के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते हैं। तो कृषि पर जो कर लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृषि पर जो कर लिया जाता है उसे हम लोग भाग कहते हैं। कारीगर, पशुपालक, व्यापारी और आकटकों पर भी कर लगाया गया। ये था गण। देखिए गण, जो हम लोग पहले देखे थे गणराज्य। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, जो वज्जी संघ था वो एक गणराज्य था। वज्जी में कोई सिंगल एक राजा नहीं था। वज्जी का जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था वो थोड़ा अलग था। वज्जी में सारे ग्रुप्स एक साथ मिलकर डिसीजन लेते थे। इसमें वज्जी के बारे में बताया गया है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही एक वज्जी राज्य था। वज्जी राज्य जो वज्जी था उस राज्य का जो राजधानी था वो था वैशाली, यानी कि बिहार। आधुनिक बिहार में वैशाली है। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था था जिसे हम गण या फिर संघ कहते हैं। गण या फिर संघ में कई शासक होते थे। जैसे हमने पहले बताया था कि वज्जी संघ में हमें कई शासन देखने को मिलता है, कई शासक, कई राजा देखने को मिलता है। वे सभी जो राजा थे वे एक डिसीजन लेते थे, एक ग्रुप में डिसीजन लिया जाता था। गण या फिर संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक ही साथ संपन्न करता था। सभा में बैठकर बातचीत करता था, बहस करता था, वाद विवाद करता था कि क्या करना है, कैसे टैक्स लगाना है, कैसे युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है, शत्रुओं का आक्रमण से निपटने के लिए वे क्या कर सकते थे। इन सभी बातों के बारे में चर्चाएं किया जाता था। तो मगध एक गणराज्य नहीं था, जबकि वज्जी एक गणराज्य था। वज्जी में बहुत सारे राजा थे। एक राजाओं का ग्रुप था, समूह था, जो कि एक साथ मिलकर डिसीजन लेते थे। तो यही था आज का चैप्टर। तो थैंक्स, स्टे सेफ एंड ऑलवेज केयर योर पेरेंट्स। देखिए आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, हमने उसको डाला है अलग से। तो इसको आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। So thank you, stay safe, stay healthy, stay positive and always care your parents. Thank you.